ठीक है। तो प्रेडिक्टेबल में जो मुख्तलिफ लोगों ने अपना किरदार अदा किया, उनमें से चंद का हम जो है ना वो ब्रीफ उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है ना वो नाम आता है अबू बकर मोहम्मद ज़िक्रिया राजी। तो मतलब ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो एक गोल्डन पीरियड था मुस्लिम साइंटिस्ट का या मुस्लिम उम्मा का, कि जब जो ना वो साइंस में बहुत सारा काम मुसलमानों ने किया है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जितनी भी टेक्स्ट बुक्स होती है ना, उनमें कहीं पे आपको इन लोगों का जिक्र नहीं मिलेगा, बहुत कम कहीं पे शायद, ठीक है, कि वो ये लोग पायनियर थे साइंस के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, हर चीज की इन्होंने बुनियाद रखी है, ठीक है। तो लेकिन अब हमें इनका हिस्सा जो ना वो पार्टिसिपेशन क्यों नहीं पढ़ने को मिलता, क्योंकि हम अपनी चीजें कॉपी करते हैं वेस्टर्न टेक्स्ट बुक से। वेस्टर्न टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी होती हैं, बड़ी अच्छी बुक्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो लोग थोड़े से बाइस्ड होते हैं। वो इन नामों को जो है ना वो अगर शो भी करेंगे तो वो मतलब इस तरह से शो करेंगे कि आपको वो किसी अंग्रेज का नाम लगेगा। मसलन एविसीना आपको अंग्रेज का नाम लगेगा, लेकिन असल में वो बोल ही सीना है, ठीक है। तो इस तरह से जो ना वो होता है। बहरहाल, तो एक और चीज आपको तारीखी तौर पे पता चलेगी कि ये जो अबू बकर नाम वाले लोग होते हैं, इनका केमिस्ट्री के साथ बड़ा जो ना वो खुसूसी ताल्लुक होता है। खैर, तो अबू अबू बकर मोहम्मद जिक्रिया राजी थे। इन्होंने 4 ग्रुप्स में केमिकल्स स्पीशीज को जो ना वो किया था, डिवाइड किया था। एक उन्होंने कहा जी कि केमिकल्स एनिमल्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, डेरिवेटिव मतलब जो उनसे निकले हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम घी लेते हैं या ऑयल लेते हैं पौधों से, या चर्बी से घी लेते हैं, तो वो डेरिवेटिव है। या आप कोई और ये बादाम रोगन निकालते हैं, या जो जो ना वो कोई भी चीज हम निकाल रहे हैं पौधों से या जानवरों से, वो डेरिवेटिव है, वो भी केमिकल होगा। और चौथी चीज मिनरल होती है, जो जमीन में कुदरती तौर पे मिट्टी में, पहाड़ों में, रेत में पाई जाती है। उसने केमिकल स्पीशीज को 4 चीजों में डिवाइड किया था, कि केमिकल्स 4 तरह के होते हैं, जो जानवरों में पाए जाते हैं, जो पौधों में पाए जाते हैं, जो इन दोनों में से निकलते हैं, और तीसरे चौथे वो जो बेजान अशिया में पाए जाते हैं, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं, मादनियात कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक मतलब काम था, हम सारे तो नहीं पढ़ेंगे, चंद जो ना वो हम उनको पढ़ेंगे जो साइंटिस्ट हैं। लिवाइजे था उसके बाद, ठीक है। ये मैंने डेट्स नहीं इसके साथ मेंशन की, किसी के साथ भी डेट जो ना वो जरूरी नहीं होती। डेट उलझन में डालती है बच्चे को, बच्चा ये समझता है या तारीख याद करना, तारीख की बजाय उस बंदे का काम याद करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये आपकी कोई मतलब एफएससी या मैट्रिक तो है नहीं जिसमें आपको ये है ना कि लिवाइजे किस सन में पैदा हुआ था, या किस सन में उसके साथ क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। तो लिवाइजे था, उसने सबसे पहला एक मुस्लिम साइंटिस्ट के बाद जो ना वो सबसे नोटेबल काम, उसने भी 4 ग्रुप बनाए थे, लेकिन उसके जो 4 ग्रुप थे वो जरा लॉजिकल थे। उसने एलिमेंट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। पहला उसने बनाया जी गैसेस का, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उसमें सारी गैसेस रख दी। उसके बाद एसिड मेकिंग एलिमेंट्स, वो जो एसिड बनाते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है सल्फर से, ठीक है, फास्फोरिक एसिड बनता है फास्फोरस से। तो उसने जो एसिड बनाने वाले थे, लाइक क्लोरीन भी आ जाएगा इनमें, HCl, ठीक है। तो उसने कहा कि ये जो एसिड बनाने वाले हैं उनको एक ग्रुप में रख देते हैं। तीसरी चीज जो ना वो मेटल्स की है। मेटल्स बड़े पुराने जमाने से इस्तेमाल होती आ रही हैं, ये तो मतलब हमें कुरान में या जितनी भी आसमानी किताबें उनमें इनका जिक्र मिलता है मेटल्स का। तलवारें और असले के लिए सोना, ये सारी चीजों का जिक्र मिलता है, तो ये सारी मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ी पुरानी इस्तेमाल होती हैं ये मेटल्स, ठीक है। तो ये एक अहम ग्रुप हो गया। चौथी चीज अर्थी साल्ट मेकिंग मेटल्स एलिमेंट्स, सॉरी। अच्छा, ये ना ये जितने ग्रुप्स हैं ना, इनमें आपने साथ एलिमेंट का लफज ऐड कर लें। गैसियस एलिमेंट्स, एसिड मेकिंग एलिमेंट्स, मेटेलिक एलिमेंट्स, और अर्थी सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट्स, ठीक है। वो चीजें जो जमीन कुर्रा अर्ज बनाती हैं, ये जो बेजान अशिया बनाती हैं, जिनमें पहाड़ आ जाते हैं, जिनमें जो ना वो रेत आ जाती है, जिनमें बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये उसने 4 ग्रुप बनाए थे लिवाइजे ने। अच्छा जी, उसके बाद जो ना वो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डोब्राइनर ने की थी। ये हम सारी नहीं पढ़ रहे, मैंने आपको पहले बताया, हम जो ना वो उसमें से सिलेक्टिव पढ़ रहे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो ज्यादा कॉमन है, जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो डोब्राइनर ने क्या किया था, डोब्राइनर ने ना ग्रुप्स बनाए 3-3 एलिमेंट्स के, जिनको उसने नाम दिया ट्राइएड्स का। एक ट्राइएड क्या होता है, ट्राइएड जो होता है वो एक जो ना वो ग्रुप होता है 3 एलिमेंट का, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट होते हैं। और एक मिनट,
ये देखिएगा जरा कि ये जो ट्राइएड है ये क्या है, उसने कहा कि तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप है, उन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। मिसाल के तौर पर उसने ग्रुप बनाया लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का, ये वाला, ठीक है। तो ये जो एक ट्राइएड है ये वाला, जिसको मैंने इनसर्कल किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन का एक ट्राइएड है, ठीक है। और इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का। तो उसने तीन तीन एलिमेंट के ना ग्रुप बना दिए। उसने कहा कि ये ग्रुप इस तरह से बने हुए हैं कि इन तीनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। मिसाल के तौर पर आज हमें पता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम आज हैलोजेंस कहते हैं, तब इनका नाम हैलोजेंस नहीं था, लेकिन हमें पता है इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम तीनों अल्कली मेटल्स हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तीनों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। तो उसने ट्राइएड्स बनाए, तीन तीन एलिमेंट के ना ग्रुप बना दिए कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। अब इनमें मजे की बात क्या थी कि इनका आपस में एक कनेक्शन था तीनों का, ये रैंडमली नहीं थे उसने इकट्ठे किए। उसने इस तरह से इकट्ठे किए थे कि इनमें से जो दरमियान वाला होगा ना, मिसाल के तौर पर ये जो है ये 23, ठीक है, एटॉमिक मास, दरमियान वाले का एटॉमिक मास, ठीक है, पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का जो ना वो एवरेज था। मतलब पहले और तीसरे के एटॉमिक मास को जमा करें तो जो आंसर आता है हमारे पास वो दरमियान वाले का एटॉमिक मास होता है 23, सही है ना। तो ये इस तरह से उसने ग्रुप बनाए, सिर्फ उन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनमें ये कंडीशन पूरी हो रही थी। कंडीशन क्या थी कि उन तीन के ग्रुप में दरमियान वाले का एटॉमिक मास पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का एवरेज हो, मतलब उसको जमा करके 2 पे तकसीम करें तो दरमियान वाले का मास आ जाए। तो इस तरह से उसने ट्राइएड्स बनाए थे, ठीक है। तो और इन ट्राइएड्स की खसूसियत ये थी कि इनमें जो एक ट्राइएड के तीनों एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, उनकी खसूसियात एक जैसी थी, ठीक है। तो इसी तरह ये नीचे वाला देखें, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन का ट्राइएड है, ठीक है। तो 81 80 के करीब ही है ये वाला, मतलब ये अगर आप इसमें देखें वो एग्जैक्टली सेम भी नहीं आता, मिलता जुलता भी हो सकता है। मतलब ये 80 है और ये वाला जो है वो 81 है, 80 और 81 है। तो लेकिन ये है कि इन दोनों में ये सेम है, मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे 88 है, ठीक है, और ये 87 है, मिलते जुलते हैं। इतना का फर्क जो ना वो उसने कहा जी कि चलता है, ठीक है। ये मैंने नहीं कहा, ये उसने कहा था, ठीक है। तो ट्राइएड्स उसने इस तरह से बनाए कि तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप है जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। और इन तीनों में एक मजे की बात क्या थी कि इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज थी, एटॉमिक वेट था, वो दरमियान वाले का एटॉमिक मास पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का एवरेज था, ठीक है। तो इस तरह से जो ना वो ये डे ब्राइनर ने जो ना वो क्या बनाए जी, ट्राइएड्स बनाए, सही है। अच्छा जी, अब उसके बाद जो अच्छा डे ब्राइनर ने तो ट्राइएड्स बना दिए। अब इनका फायदा था, सबसे पहली क्लासिफिकेशन आ गई, लेकिन ये बड़ा लिमिटेड था ना कि आप इस तरह से सिर्फ कितने को ग्रुप बना लेंगे 4-5 ग्रुप बना लेंगे, इससे ज्यादा ग्रुप नहीं बनेंगे, 5-6 बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो क्योंकि इसके लिए जो कंडीशन है ना वो के दरमियान वाले का एटॉमिक मास पहले और तीसरे के एटॉमिक मास के जो ना वो एवरेज के बराबर होना चाहिए, वो सेटिस्फाई ज्यादातर एलिमेंट्स में उसको करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इसकी सिर्फ लिमिटेशन ये थी कि सिर्फ चंद एलिमेंट को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि तब थोड़े एलिमेंट थे और तब के मुताबिक उसने काफी सारे कर लिए थे, तो तब उसकी एक बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन बहरहाल ये कोई इतना कामयाब तरीका नहीं था एलिमेंट्स को अरेंज करने का, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट था न्यूलैंड था। न्यूलैंड ने बड़ा मजे का जनाब एक लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसको हम कहते हैं। ऑक्टेव का जो लफ्ज है ना, ऑक्टा, ठीक है, इसका मतलब होता है 8। ऑक्टा अपने 8 को कहते हैं ना, ऑक्टेन वो बड़ा हुआ आपने नोमेनक्लेचर में भी, ऑक्टेव वहां से निकला है, ठीक है, कि 8 का कानून इसको हम कह सकते हैं। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो दिया था, उसने कहा था कि अगर एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया जाए, मतलब अगर हम एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करें कि जो ना वो जैसे हाइड्रोजन है एटॉमिक मास वाला कम वाला, फिर उसके ज्यादा वाला लिथियम, उससे ज्यादा वाला बेरिलियम, फिर बोरॉन, तो बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दें तो हर पहले और 8वें की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिलती जुलती हैं, एक जैसी होंगी, ठीक है ना। मसलन इसको जरा यहाँ पे देखिएगा कि ये देखिए, फर्ज करें आप यहां से शुरू करते हैं लिथियम से, लिथियम पहला है, ठीक है, बेरिलियम दूसरा, बोरॉन तीसरा, ठीक है, ये
तीसरा, ये चौथा, नाइट्रोजन पांचवा, ऑक्सीजन छठा, फ्लोरीन सातवां और सोडियम जो है ये आएगा आपके पास आठवां आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला है लिथियम, इसके साथ आठवां जो आ रहा है वो सोडियम है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। सही है ना। तो अगर आप कहीं से भी शुरू कर लें, मिसाल के तौर पर अगर आप मैग्नीशियम से शुरू करते हैं, ठीक है, तो इसका आठवां क्या बनेगा, कैल्शियम। तो मतलब उसने कहा था कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के लिहाज से, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब से एक जगह पे लिख दें, तो हर पहले की और आठवीं की खसूसियात मिलती हैं। ये यूं समझें कि 7 एलिमेंट गुजरने के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, कि मतलब जो खसूसियात इसकी हैं, ठीक है, वो 7वें के बाद जो 8वां आएगा उसकी भी खसूसियात यही होंगी। ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसकी भी खसूसियात यही होंगी। ठीक है, अच्छा, इसने ना इसको ये वाली जो मैंने ग्रीन में एक लिखी हुई है ना टर्म, म्यूजिकल ऑक्टेव्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसने ना इसको मुशाबियत दी थी जो मौसीकी है ना, जो म्यूजिक है, उसमें ना एक ऑक्टेव का यूज होता है। ये जो कवालियां पढ़ते हैं ना, ये पढ़ते होते हैं ये सारे गामा पाता नहीं सब, ठीक है ना। उसने उसको उसके साथ रिलेट किया था कि जैसे उनमें ना ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, उसमें ना ये रूल होता है कि अगर उसने सा से शुरू किया ना पढ़ने वाले ने, तो उसने सारे गामा पादा नी, उसके बाद फिर उसने खत्म उसको कहाँ पे करना है, सा पे। मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे आके खत्म करना है। मतलब आठवां जो है ना वो वही होगा जो पहला था। ठीक है ना, ये एक म्यूजिक में, तो वहां से उसने ये आइडिया लिया न्यूलैंड ने कि जैसे म्यूजिक में पहला और आठवां एक जैसे होते हैं, तो एलिमेंट्स को भी अगर हम एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दें तो पहले और आठवें की जो खसूसियात हैं वो एक जैसी होती हैं। तो उसने उसको सिर्फ एक रिलेट किया था, जैसे हम चीजों को याद रखने के लिए किसी चीज के साथ जो ना वो उसको दे देते हैं ना, रिलेट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये उसने इस तरह से रिलेट किया था ताकि उसको समझना जो ना वो लोगों के लिए आसान हो जाए। जाहिर है वो उस दौर में या जिस इलाके में वो होगा वहां पे म्यूजिक का बड़ा आम होगा, लेकिन आप लोगों को शायद जो ना वो अब पता चला हो, जैसे मुझे भी अपने टीचर से पता चला था कि ये सारे गामा पादा नीसा क्या होता है और इसका न्यूलैंड के ऑक्टेव से क्या ताल्लुक है। तो बहरहाल ये एक उसमें बाय द वे एक चीज आ गई कि न्यूलैंड ने क्या जी कि अगर एटॉमिक मास के लिहाज से उनको तरतीब दे दें तो हर पहले की जो खसूसियात हैं वो आठवें के साथ मिलती हैं। ठीक है, तो ये उसने एक तरतीब, उसकी जो दी हुई तरतीब ना, ये मैंने लिखी, एक उसकी डायग्राम लेके वो लगाई हुई है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह जितने एलिमेंट तब नाउन थे ना, तकरीबन 63 थे उसके दौर में, उसने उनको जो ना वो ये तरतीब दे दी थी। ठीक है, अब ये एक सबसे पहली और बड़ी जबरदस्त काविश थी एलिमेंट्स को अरेंज करने के हवाले से। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मसला ये था कि ये जो ना वो पीरियोडिक टेबल क्या परफेक्ट है, नहीं, इसमें लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला मसला क्या है इसमें कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो ना वो आउट ऑफ प्लेस हैं। ठीक है, आउट ऑफ प्लेस से मुराद ये है कि उनकी ना जो ना वो तरतीब सही नहीं है या उनकी खसूसियात एक जैसी नहीं है। मिसाल के तौर पर ये आप अगर देखें यहाँ पे, ये सबसे जो राइट साइड है, ठीक है, यहाँ पे ये सल्फर है, सल्फर के नीचे आ रहा है आयरन। ठीक है, ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे सल्फर है, नीचे आयरन है। तो जो सल्फर और आयरन है ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इनकी खसूसियात आपस में एक जैसी नहीं है। आयरन एक मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है। ठीक है ना, इनकी खसूसियात में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल ठीक नहीं है। इसी तरह यहाँ पे आ जाए कि ये जो यहाँ पे आ जाते हैं पोटाशियम और कॉपर है, इनकी खसूसियात बड़ी मुख्तलिफ है। ठीक है ना, तो ये एक उसके जो पीरियोडिक टेबल में ना एक फ्लॉ था कि भाई जो बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो, तो मैं ये कह रहा था कि भाई उसका पहला जो उसमें फ्लॉ था ना वो ये था कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे उनकी तरतीब सही नहीं थी। सही से मुराद ये है कि उनकी खसूसियात एक जैसी नहीं है लेकिन वो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, मतलब वो पहला और आठवां बन रहे हैं। तो ये उसमें एक फ्लॉ था। ठीक है, तो इस फ्लॉ के बाद नेक्स्ट उसकी एक लिमिटेशन जो थी वो ये थी
कि भाई ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि आयरन जो ना वो सल्फर ऑक्सीजन से डिफरेंट है, कि नए एलिमेंट्स के लिए उसमें कोई जगह नहीं थी। मसलन अब देखें कि ये वाला जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें हाइड्रोजन के बाद लिथियम है। अब अगर हीलियम दरियाफ्त होता है तब दरियाफ्त नहीं था हुआ, तो उसके लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि उसका एटॉमिक वेट जो है वो हाइड्रोजन और लिथियम के दरमियान में आता है, ठीक है ना। मतलब उसका जो एटॉमिक वेट है वो उसको इस जगह पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई जगह उसने खाली नहीं छोड़ी नए आने वाले एलिमेंट्स के लिए, तो ये भी उसमें एक फ्लॉ था। इसी तरह और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन आता है, नियोन के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब नोबल गैसेस के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी। और उनके अलावा भी अगर कोई एलिमेंट अभी दरियाफ्त नहीं हुआ और उसने जो बाद में दरियाफ्त होने थे उनके लिए इसमें कोई जगह नहीं थी। ये एक जितने उसको एलिमेंट्स पता थे ना तब, उसने उन सबको जो ना वो अरेंज कर दिया। उसने कहा जी कि ये पीरियोडिक टेबल बन गया है मेरी तरफ से, तो ये लें। अब उसमें फ्लॉज थे, ठीक है, फ्लॉज में से हमने देखा कि भाई एक उसमें ये मसला था कि बहुत सारे एलिमेंट्स की तरतीब सही नहीं थी, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज नहीं थी मिलती हैं, लेकिन वो एक ग्रुप में आ रहे थे। दूसरा ये था कि नए एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं थी। तीसरा उसमें ये कि नोबल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं थी, ठीक है। तो इन सारी वजूहात की बिना पे जो ना हम कह सकते हैं कि वो जो है वो रिजेक्ट हो